गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू टेट ज्ञान। जल्द से जल्द आप लोग सब जुड़ जाइए। ये हम लोग की आई थिंक 50वीं क्लास है। 50 क्लासेस हम लोग इंग्लिश क्लासेस में पूरा कर चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट ग्रामर का जो चैप्टर है वो गुड इवनिंग एवरीवन, जो ग्रामर का चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। वोकैब में भी कुछ सेशन है जो ख़त्म है, जैसे कि सिनोनियम्स का है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का है, स्पेलिंग्स का है। जो अब क्लासेस है, आज की जो क्लास है वो तो क्लॉजेस की है। आज क्लॉजेस करेंगे। कल से जो क्लासेस है उसमें कुछ ग्रामर के कुछ चैप्टर होंगे, जैसे रिमूव टू वगैरह होना है, अभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस का होना है। और हाँ, राम राम। तो और वो कैब में ईडियम्स। गुड इवनिंग सलीम जी, नमस्ते चीना जी। तो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए। अब तो ये ऐसे लग रहा है वार्तालाप में क्लास निकल जाएगी। देखिए, चलिए ठीक है ना, लेट्स बिगिन द सेशन। अभी बहुत जल्दी हम लोग जब ऑफलाइन का होगा तब उसमें हम लोग आके मिलेंगे, ठीक है ना। वैसे मैं ठीक हूँ, आशा करते हैं कि भैया आप लोग सभी ठीक होंगे और ठीक रखिए, ठीक है। और जो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि दैट ऑलमोस्ट ग्रामर, हाँ पेडागोजी का सेशन बाकी रहेगा, वो अलग से पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। और पेडागोजी सेक्शंस ऑलमोस्ट वैसे सीटेट वाला ही कवर होता है, समझे ना। बाकी अभी हमारा जो फोकस है वो मेन ग्रामर वोकैबुलरी के ऊपर है, उसके अलग से सेशन दिए जाएंगे। तो अभी वोकैब्स क्लास भी बाकी है, तो अभी आप लोग प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखते रहा कीजिए, ठीक है ना। तो आज का जो विषय है वो है हमारा क्लॉजेस है। जिस किसी को कोई डाउट हो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा, समझे ना। क्योंकि क्लॉजेस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं और कम समझना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जबकि आपको शायद पता होगा कि शायद आपने यदि प्रीवियस पेपर देखा होगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते हैं, या तो वो क्लॉजेस में से पूछते हैं और या टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से पूछते हैं कि बताइए किस तरह का सेंटेंस है। यदि ये आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब लेंगे तभी पता चलेगा, ऐसा नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो क्लॉजेस के बारे में देखते हैं क्या है क्लॉजेस का डेफिनेशन वगैरह। आपके स्क्रीन पे है और आराम से पहले पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह होता है जो कंटेन करता है, क्या क्या कंटेन करता है, एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, तो आई इसका सब्जेक्ट है और प्ले क्रिकेट इसका प्रेडिकेट है। तो एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस वो जिसमें, अब ग्रुप ऑफ सेंटेंस तो देखिए बहुत कुछ होता है जी। ग्रुप ऑफ सेंटेंस ईडियम्स भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्लॉजेस भी होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं आपके सेंटेंस भी होता है। तो सेंटेंस, क्लॉजेज, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सब सभी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो खास करके अपने आप में क्या कंटेन कर रहा हो, एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास। अब जैसे मैंने कहा कि गो देयर, अब आप कहूंगा कि मैं गो देयर क्या एक क्लॉज है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्लॉज में क्या होना चाहिए, उसके पास एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और उसमें एक प्रेडिकेट भी होना चाहिए। अब जैसे गो देयर में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इस किस्से से आप उसको क्लॉज में काउंट नहीं करेंगे। तो एक क्लॉज के होने के लिए शब्दों का वो समूह चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचता है वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, राम को हटा दीजिए, राम बच गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बचा हुआ जो सब सारा वर्ड था वो सब प्रेडिकेट में काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर उसमें क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, या तो एक प्रेडिकेट हो या एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब पता है, जो अपने आप में फॉर्म में तब्दीली करता है। वर्ब आपने पढ़ा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो अपने आप को सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं, उसमें होना। फाइनाइट वर्ब का मतलब कि उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड वगैरह होना चाहिए।
तो वो हो जाता है। आप सीधा याद रखिए कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है उसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। और देखिए क्लॉज के बारे में क्या लिखा हुआ है, अ क्लॉज में फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो क्लॉज हो सकता है वो सेंटेंस का क्या हो सकता है, एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। यानी अब इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये हो गया कि हमारे सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, एक से अधिक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉजेस को मिलाकर के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, तीन क्लॉजेस को मिलाकर के भी सेंटेंसेस बनाया जा सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि अ क्लॉज में फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी एक क्लॉज जो हो सकता है वो सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, या फिर इट मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, या तो वो एक सेंटेंस ही हो सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैंने एक सेंटेंस लिया यहां पर आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए आई प्ले क्रिकेट में क्या है कि आप चाहो तो इसको क्लॉज भी बोल सकते हो और या तो आप इसको सेंटेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी तो फिलहाल इसको कर लीजिए कि क्लॉज बोल लीजिए या फिर सेंटेंस बोल लीजिए। आई प्ले क्रिकेट एंड, इसमें जोड़ दूं एंड यू प्ले हॉकी। अब इसमें यदि मैं बोलूं कि अभी इसमें क्या फर्क आ गया भाई, अब एक सेंटेंस हमने लिया, पहले क्या लिया था, आई प्ले क्रिकेट लिया था, तो आई प्ले क्रिकेट को हमने पहले सेंटेंस भी कहा और क्लॉज भी कहा। ठीक है जी, अच्छी बात है, क्योंकि यहां बता रहा है कि इट मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट भी है, इसको इसलिए क्लॉज भी कह सकते हैं। लेकिन जो हमने इसको पूरा जोड़ा है आगे, आई प्ले क्रिकेट एंड यू प्ले हॉकी, इसमें अब वो आ गए दो सेंटेंसेस, माफ कीजिएगा, इसमें आ गए दो क्लॉजेस, लेकिन सेंटेंस जो है वो एक ही है। यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है। अब इसमें यदि फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आई प्ले क्रिकेट में कितने सेंटेंस है, कितने क्लॉज है जी, एक क्लॉज है, सेंटेंस तो एक है ही। लेकिन मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट एंड यू प्ले हॉकी में कितने क्लॉजेस हैं जी, तो क्लॉजेस दो हैं, सेंटेंसेस कितने हैं जी, तो सेंटेंस एक ही है, वो है पूरा का पूरा। तो याद रखेंगे कि एक क्लॉजेस को भी सेंटेंस बोल सकते हैं, दो क्लॉजेस मिलने के बाद भी सेंटेंस ही बनेगा, और तीन क्लॉजेस को मिलने के बाद भी सेंटेंस ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमने कहा दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो ये क्या है, एक क्लॉज है, एक सेंटेंस है जिसमें एक क्लॉज तो ये है, एक क्लॉज ये, फर्स्ट क्लॉज ये हो गया और सेकेंड क्लॉज ये हो गया, तो ये फर्स्ट क्लॉज और दो सेंटेंस। अब ये अलग बात है कि इसको कौन सा सेंटेंस कहेंगे वो बाद में देखेंगे, कौन सा क्लॉज कहेंगे वो बाद की बात है, बस इतना पता है कि एक क्लॉज तो ये है और एक क्लॉज ये है, कौन सा क्या है आगे चल के थोड़ी देर के बाद हम पता कर लेंगे। तो फिर से आई रिपीट कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना बहुत जरूरी है। एक सेंटेंस जो, एक क्लॉज जो है वो अपने आप में सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है, यानी टुकड़ा भी हो सकता है, और हो सके तो वो पूरा का पूरा अपने आप में सेंटेंस भी हो सकता है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के टाइप्स देखने हैं आपको कि क्लॉज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, बहुत बढ़िया से देखिएगा। एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम लोग मुख्य कथन कहते हैं। आप पहले ये आसान भाषा में समझिए, जो भी आप नॉर्मल सेंटेंसेस टेंस वगैरह में पढ़ते हैं, मॉडल्स वगैरह में पढ़ते हैं, वो जितना भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं वो सब प्रिंसिपल सेंटेंस होता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज प्लेड क्रिकेट, दे कैन प्ले क्रिकेट, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू कुड प्ले क्रिकेट, जो भी आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं ये सब के सब प्रिंसिपल क्लॉज में काउंट किया जाता है। अब इसकी परिभाषा थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं। इट इज अ दैट क्लॉज, ये उस प्रकार का क्लॉज है इन विच देयर इज अ मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस, जिसमें एक सेंटेंस का मेन वर्ब मौजूद होता है। जैसे भी मैं बोल रहा था कि आई एम प्लेइंग, शी इज डांसिंग, आई एम राइटिंग, यू कैन राइट, दे कैन राइट, वी शुड राइट, वी कैन प्ले क्रिकेट, ये सब क्या, इसमें एक मेन वर्ब मौजूद है। और साथ साथ में क्या होना चाहिए, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब स्वतंत्र क्लॉज है, ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है। अभी आगे का चर्चा क्यों कर रहे हैं अमीमा जी, ये अभी आप आगे का कोऑर्डिनेट का चर्चा क्यों कर रहे हैं आप, अभी तो आगे आया भी नहीं मामला। ये आई नो वेरी वेल कि दिस चैप्टर हैज बीन टॉट इन ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, 2 बार नहीं, आई थिंक आपको 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूंगा मैं। तो आगे की बातें आप अभी नहीं रखें, आप प्रिंसिपल क्लॉज से संबंधित बातों के बारे में ही सिर्फ चर्चा करें, इससे वो बच्चे परेशान हो जाएंगे जो पहले नहीं पढ़े हैं, समझ गए ना। तो आई रिक्वेस्ट कि आप आगे की बातों को ना डालें।
फिलहाल अभी आप अभी पूछ क्यों रहे हैं? जब प्रिंसिपल क्लॉज के बाद ही नंबर आएगा ना। अब आखिरी सवाल आप पूछ देंगे तो मैं आखिरी का सवाल अभी बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि आप अभी सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में पूछिए, ठीक है ना? बाकी नहीं तो कंफ्यूजन बन जाएगा। ये तो वैसे ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है भर भर के। कई दिन तक तो आप बच्चों को यही नींद नहीं आता इसको सोच सोच के। तो प्लीज आप थोड़ा फोकस मारिए और उससे ऑथेंटिकेटेड सवाल पूछेंगे, ठीक है ना? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस गोले में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, अपने आप में एक संपूर्ण सेंटेंस है। तो टेंस में जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो क्या पूर्ण सेंटेंसेस नहीं होते? सब संपूर्ण सेंटेंसेस होते हैं, सब स्वतंत्र सेंटेंसेस होते हैं। मोडाल्स के जो सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं वो सब क्या होते हैं? सब के सब स्वतंत्र होते हैं अपने आप के मीनिंग में, ठीक है ना? तो जो टेंस में और मोडाल्स में सेंटेंसेस पढ़ते हैं वो सब के सब आपके प्रिंसिपल क्लॉज में आते हैं। जैसे मैंने कहा आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर, ये हमने टेंस से ले लिया। ही इज एज वाइज मैन, वो अपने आप में एक चालाक आदमी है। यू आर अ वेरी क्लेवर गर्ल, आप बहुत क्लेवर गर्ल हैं। आई एम वेरी एंग्री मैन, मैं बहुत गुस्सैल स्वभाव का हूं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना खुला कह दिया है कि जो टेंसेस वाले एग्जाम्पल हैं, जो मोडाल्स वाले एग्जाम्पल हैं, नॉर्मली जो भी आप स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनाते हैं, आई एम अबाउट टू प्ले, शी इज एबल टू प्ले, आई एम एबल टू प्ले, यू आर कैपेबल ऑफ डांसिंग, जो भी है, दीज ऑल सेंटेंसेस आर प्रिंसिपल सेंटेंस, यानी एक मुख्य कथन जो हम लोग अपने लाइफ में ज्यादातर पढ़ते ही पढ़ते हैं, समझे ना? अब आपका आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। यहां पर चर्चा का मुद्दा है, इसके बारे में पहले ओरली समझ लीजिए, अंग्रेजी में नहीं, पहले हिंदी में समझिए। हम लोग भारतीय हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हिंदी में ही समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोग भी यही चाहते हैं। देखिए भैया, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? अब मेरी बात को जरा एक मिनट गहराई समझिए कि भैया प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे मैंने कहा राम खेल रहा है, जरा गौर सुनिएगा, राम खेल रहा है तो राम इज प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस ले लिया मैंने, श्याम इज प्लेइंग। अब दोनों सेंटेंस में मैंने क्या बदला? सिर्फ नाम बदल दिया। और जब उनको जोड़ के लिखेंगे तो क्या करेंगे? राम एंड श्याम प्लेइंग, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। तो एक सेंटेंस में राम खेल रहा है, दूसरे सेंटेंस में श्याम खेल रहा है। बस हमने सिर्फ क्या किया? उन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रिंसिपल एक साथ लिखे जा सकते हैं, तीन भी लिखे जा सकते हैं, चार भी लिखे जा सकते हैं और इनसे अधिक भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट ही होता है, यानी आप इसके बीच के कंजक्शन को, जाहिर सी बात है, दो प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए आपको एक कंजक्शन की जरूरत तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो दो कंजक्शंस को जोड़ने के लिए आपको कुछ कंजक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, वही बनता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और जब आप इसको अलग अलग कर देंगे, यानी इनके बीच के कंजक्शंस को हटा दीजिए, तो ये अपने आप में सेपरेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर से प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्लॉजेस को, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जो आपस में जोड़ेगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा पूर्ण रूप से। अब देखिए यहां लिखा हुआ है विच ज्वाइंस विद अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपने कंजक्शन की क्लास ली थी और मैंने उस दिन कंजक्शन जब पढ़ा रहा था, देन उस दिन भी मैंने खास करके फोकस किया था। मैंने कहा कि भाई लोग, जो लोग भी हो, आप याद रखो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में क्लॉज में आपको चर्चा करना होगा। उस दिन ही बता दिया था मैंने। यदि अभी आपके दिमाग में वो सारी बातें हैं तो दैट इज वेरी गुड, नहीं है तो और भी बहुत अच्छी बात है, नया याद कीजिए दोबारा, ठीक है? तो यहां पर कह रहा है कि जाहिर सी बात है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आपस में जुड़ेगा वही कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। यानी मुद्दा हमारा यह है कि हम ये जाने कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है क्या, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है क्या। कोऑर्डिनेट क्लॉज की परिभाषा तो पता चल गया हमको कि भैया जब हम दो प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। दो प्रिंसिपल क्लॉज हो, तीन प्रिंसिपल क्लॉज हो, कितने भी हो सकते हैं, वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अब सवाल है कि हमारे पास वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन कौन से कंजक्शन है। कंजक्शन तो हम लोग 50 भी पढ़ जान चुके हैं, तो उनमें से कौन कौन है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। फैन बॉयज, इसके बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूं मैं। एफ से बना था फोर, ए से बना था एंड, एन से बना था नोर, पी से बना था बट, ओ से बना था और, वाई से बना था यट और एस से बना था सो।
याद कीजिए, मैंने आपको इसके बारे में फुल फॉर्म बता रखा है, और साथ साथ में और भी इसके बारे में, एज वेल एज, बोथ, ओनली, देन, देयरफॉर, नो लेस देन, अदरवाइज, स्टिल, नेवरदलेस, यानी ये सारे जो कंजक्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये सिर्फ वहां यूज किया जाता है जब दो प्रिंसिपल को आपस में जोड़ा जाता है, यानी जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस को बी का बट, हाँ जी बी का बट, हाँ जी ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैंने ओरली बताया और पहले ही बता चुका हूं, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो, बाकी सबका तो मतलब बता ही रखा है मैंने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दो प्रिंसिपल क्लॉज आपस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेंगे तो वही कहलाएंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने कहा वी आर गोइंग, नेवरदलेस वी शैल रिटर्न, देखिए इसमें ये पूर्ण रूप से सेंटेंस है, ये अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है, वी आर गोइंग, ठीक है जी हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वी शैल रिटर्न, हालांकि हम लोग भी वापस आ जाएंगे, तो वी शैल रिटर्न, हम लोग वापस आ जाएंगे। इसमें सिर्फ क्या किया हमने, इससे जोड़ दिया, नेवरदलेस से जोड़ दिया, बस और कुछ नहीं किया हमने, दो सेंटेंसेस। अब ये देखिए, ही वेंट टू यमुना विहार, ठीक है जी, वह बिहार गया, यमुना विहार गया, उसने पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन, बात सिंपल सी बात है। तो वो किससे जुड़ गया, एंड से जुड़ गया, एंड भी कोऑर्डिनेट। तो आपके पास दो जरिया है, यदि आप अपना दिमाग का समुचित इस्तेमाल करना चाहते हैं तो परिभाषाओं को समझे कि जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा, आप कहेंगे इंडिपेंडेंट कैसे पता चलेगा मुझे, अरे जाहिर सी बात है, यानी बीच से कंजक्शन हटा दीजिए, हटा देने से यदि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेंटेंस में दो अलग अलग सेंटेंसेस बनके अलग अलग हो जा रहे हैं, तो वो आपका कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल था, वो एंड दो कोऑर्डिनेट था लेकिन आपने उसको प्रिंसिपल बना दिया। अभी मैं बोलूं यहां से एंड हटा दो, मैंने कहा एंड हटा दो, तो क्या दो सेंटेंस बनेंगे, एक सेंटेंस तो खाली बनेगा, ही वेंट टू यमुना विहार, ही वेंट टू यमुना विहार, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस क्या है जी, ही बॉट अ पेन, ही बॉट अ पेन, बस हो गया खत्म। अब इसको तुम एंड से जोड़ रहे हो, एज वेल एज से जोड़ रहे हो, देयरफॉर से जोड़ रहे हो, स्टिल से जोड़ रहे हो, अदरवाइज से जोड़ रहे हो, नेवरदलेस से जोड़ रहे हो, नो लेस देन से जोड़ो, आपकी मर्जी है, सेंस के अनुसार आप बदलिए, जोड़िए जैसे जोड़ना है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य, आप या तो दूसरा तरीका यह कि आप ये कंजक्शन याद कर ले, रास्ता आसान है, फैन बॉयज याद रखिए, एज वेल एज याद रखिए, बोथ ओनली लिखिए, देन लिखिए, स्टिल लिखिए, अदरवाइज लिखिए, नेवरदलेस, ऐसे दो तीन बार जब आप बोलेंगे ऑटोमेटिकली इट विल कम ओवर योर टंग, ये मुंह पे अपने आप आ जाएगा। या तो फिर फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेफिनेशन याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है, समझ गए ना। तो कोशिश करना है आपको कि कंजक्शन ही याद कर ले, क्योंकि आपको भैया बहुत कुछ पढ़ना होता है ना। तो कंजक्शन हमने भी कोशिश किया था पहले कंजक्शन का, अब पढ़ाते पढ़ाते आइडिया लग गया है कौन कोऑर्डिनेट है और कौन। एक अच्छी बात और है कि पेपर में इससे संबंधित सवाल बहुत इजीली तरीके से पूछते हैं, बस हमें सिर्फ वो कंजक्शन याद रहेगा, फट से जवाब दे देंगे, बस इतना याद रखना है। तो प्रिंसिपल क्लियर हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, वो एक सिंगल प्रिंसिपल है, यहां पर डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितने भी कंजक्शन, कितने भी प्रिंसिपल आ सकते हैं और इनके साथ जोड़ दिए जाएंगे बस। अगला है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं तो ये देखिए, ये भैया इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, यानी ये किसी पर निर्भर करता है, ये अपने आप में स्वतंत्र मीनिंग नहीं दे सकता। यहां लिखा हुआ है इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं। यदि मैं बोलूंगा कि मैंने कहा आई वेंट टू यमुना विहार एंड आई बॉट अ पेन, तो इसको यदि मैं अलग अलग कर दूं, चलिए एक छोटा सा पीछे वाला रूल को देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे ये पूरा का हमने नाम दे दिया कि ये भैया दोनों ही प्रिंसिपल है, लेकिन ये यहां से यहां तक यदि मुझे मार्क करना रहेगा तो मैं इसका नाम दूंगा पीसी। पीसी का मतलब इसका नाम दूंगा मैं प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन वैसे तो प्रिंसिपल क्लॉज ये भाई साहब भी हैं, लेकिन यदि हम एंड से लेकर के अंडरलाइन कर रहे हैं तो अब ये सीसी बन गया है, अब ये बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। इस बात का ध्यान रखेंगे,
यदि वो कंजक्शन को साथ में लेके अंडरलाइन कर रहा है तो आपको उसका जवाब प्रिंसिपल नहीं देना है, उसका जवाब कोऑर्डिनेट देना है। हाँ, ये तब जब दोनों दिया रहे ऑप्शन में, तब कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल तब। लेकिन जब एक है दोनों में से तो किसी को भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज है यदि मैं यहां से यहां तक की बात करूं कि ये क्या है भाई साहब, यहां से यहां तक की बात करूं तो क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। वैसे प्रिंसिपल क्लॉज तो ये भी है, लेकिन यदि मैं इसको नेवरदलेस के साथ अंडरलाइन करके दूं तो आपका जवाब जो होना चाहिए ये, अब ये सीसी बन गया, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, ठीक है ना। हाँ, एक पीसी और दूसरा सीसी, लेकिन सीसी तब जब ये कंजक्शन के साथ रहे, ठीक है ना। कंजक्शन याद कर लिए ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप कंजक्शन याद कर लिए। सर ये पार्ट है कोऑर्डिनेट का। हाँ जी, दूसरा जो पार्ट हो रहा है जो कंजक्शन से जुड़ के जा रहा है वो आपका कोऑर्डिनेट का कहलाएगा, जो कंजक्शन से शुरू हो रहा है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर रहे थे। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है पीछे के दोनों क्लॉज से उल्टा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जाहिर सी बात है किस पे डिपेंड करेगा भैया, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये उसके प्रिंसिपल पे ही तो डिपेंड करेगा। यानी ये अपने आप के अकेले के सेंटेंस में मीनिंग नहीं दे सकता, ये कहेगा कि भैया हम अधूरा है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई नहीं बोलता। यानी उसको यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलना है तो साथ में एक प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा हर हालत में, तभी यहां लिखा हुआ है इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये किसी पे निर्भर रहता है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बन के तैयार नहीं होता है। अब हमने आपके सामने लिखा ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ कार दैट वाज स्टॉलन। तो ये पूरा का पूरा अलग करा जाए, जैसे मैंने कहा यहां से ही वेंट टू मार्केट, तो ये भी क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। वैसे तो बॉट अ कार भी प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन वो एंड से जुड़ा हुआ है तो ये अब बन गया सीसी, यानी ये बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। अब ये दैट से जुड़ा हुआ है, दैट वाले कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो यहां तक दैट वाज स्टोलन, दैट वाज स्टोलन मैं यहीं लिख दे रहा हूं ताकि मैं मार्क कर सकूं। ये भाई साहब बन गए एससी, ये बन गए सबऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि क्या आपसे कोई सेंटेंस दे दे तो क्या बिना अंडरलाइन किए हुए आपसे वो क्लॉज के बारे में पूछ सकता है। यानी वो सेंटेंस दे दिया ऐसे ही, बड़ा सा सेंटेंस दे दिया, और वो क्या आप क्लॉजेस के बारे में पूछना है तो उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा या नहीं, किसी भी हिस्से को करना पड़ेगा या नहीं। जवाब दीजिए कि क्लॉजेस की जानकारी यानी सवाल के लिए उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा या नहीं। गलत जवाब राज जी, नसरीन फातिमा का जवाब सही है, नहीं नहीं गलत जवाब है। यदि उसे क्लॉज पूछना है, क्लॉजेस की जानकारी के लिए उसे सेंटेंस का कोई ना कोई पार्ट अंडरलाइन करना पड़ेगा। बिना अंडरलाइन किए हुए क्लॉज के सवाल पूछ ही नहीं सकते। क्या या बोल्ड करो, कैपिटल में लिखो, इटैलिक में लिखो, किसी रूप में लिखो, उसको डिफरेंट बनाना होगा। यदि वो नहीं करेगा तो वो क्लॉज कैसे पूछे, क्योंकि एक सेंटेंस में तो, हाँ अब मैं बोलूं खाली ऐसे बोल दूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा क्लॉज है, ये तो सिंपल है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो ये प्रिंसिपल ही होगा। लेकिन मैं बोलूं कि आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट अ पेन, तो उस परिस्थिति में उसे कहीं ना कहीं अंडरलाइन करना पड़ेगा। सर वही तो बोला, हाँ हाँ मैंने किसी को नहीं बोला, जिसको बोला नहीं उसके लिए, यानी उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्लॉजेस की। हाँ, लेकिन जब वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात है कि सेंटेंस बताइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या सिंपल है, तो उस परिस्थिति में उसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखेंगे जब क्लॉजेस का सवाल पूछेगा तो उसे सेंटेंस के किसी हिस्से को शुरुआत में, बीच में, अंत में अंडरलाइन करना पड़ेगा। नहीं अंडरलाइन कर रहा है तो उसका मतलब वो मुश्किल में हो सकता है। अब यही सेंटेंस ले लीजिए, मैं ही बोलूं कि बताइए कि he went to market and bought a car that was stolen, कौन सा क्लॉज है, ये कौन सा सवाल है, इसमें तो क्लॉजेस तो तीनों हैं। he went to market and bought a car, that से शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाएगा वही तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जैसे कोऑर्डिनेट में था फैन बॉयज एज वेल एज, स्टिल, अदरवाइज, देयरफॉर, नो, नेवरदलेस, देन, बोथ, ओनली, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सब किस में आते हैं, सब कोऑर्डिनेट में आते हैं। उनको छोड़ करके जो कंजक्शन बचते हैं जैसे दैट, इफ, एज, इफ, वेदर,
until, unless, lest, when, where, because, as though, as far as, या who, या whom, या whose, ये सारे के सारे जो होते हैं क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, और जब इससे सेंटेंस जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएंगे। अभी एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको, we eat so that we may live। अब मुझे ये बताइए, इसमें ये पार्ट जो पहला पार्ट है और ये जो दूसरा पार्ट है, ये कौन कौन सा क्लॉज है? जवाब दीजिए। पहला वाला कौन सा क्लास है? आप पीसी, एससी, सीसी में जवाब दीजिएगा। पीसी, सीसी पूरा मत लिखिए, पीसी जो पहला अंडरलाइन किया है वो बताइए पहले। हाँ, ये हुआ ना जवाब, ठीक है। पहला जो अंडरलाइन है, पहला पहला और दूसरा एक साथ जवाब दीजिए, ठीक है। पहला पहला, दूसरा का जवाब। ये जो वी ईट है ये एक पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज, ये डिपेंडेंट है एकदम, नहीं किसी पर, ठीक है। और जो दूसरा है वो है एससी, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है? सुप्रीम सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मत पढ़ देना, अभी मैं पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो सो दैट वी में लिव, ताकि हम जी सके। तो ये देखिए एक अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ तो रहा है, लेकिन यहां पर जो जोड़ने वाला जो कंजक्शन है वो एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है ना? ठीक है। अब आते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि यदि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचान जा रहे हैं तो उसके जो 3 टाइप होते हैं उसको पहचान के दिखाइए, बहुत मामला सिद्ध हो जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब आपने कितना बढ़िया से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है उसकी थोड़ी देर में जानकारी आप मुझे मिल जाएगी कि 3 क्लॉज कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेट के। एक तो नाउन क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एक एडवर्ब क्लॉज होता है। आपने नाउन के बारे में भी पढ़ा है। नाउन क्लॉज क्या होते हैं भैया? जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में चर्चा करता हो उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन सेंटेंस के किस हिस्से में पाया जाता है? वो या तो सब्जेक्ट के रूप में पाया जाता है या तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना? एडजेक्टिव किसे कहते हैं भैया? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसमें यहां पर भी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा होना है। और एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब की विशेषता बतलाता हो, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता हो, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता हो और किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता हो, उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। अब आप यहां पर देखते हैं, आसान सा तो मैंने बनाया है बट देखते हैं नाउ। अब जाहिर सी बात है कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज ही डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो नाउन क्लॉज भी डिपेंडेंट होगा, एडजेक्टिव क्लॉज भी डिपेंडेंट होगा और एडवर्ब क्लॉज भी डिपेंडेंट ही होगा। तीनों पे ये निर्भर कर रहा होगा, ठीक है। अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये कोई बड़ी बात नहीं, अभी मैंने अपने मुख से बताया था कि नाउन क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज ही रहेगा, ठीक है ना। दैट एक्ट्स एज अ नाउन, वो किस तरह से संबोधित करेगा, यानी अपने आप को किस तरह से जो सबऑर्डिनेट का ही हिस्सा होगा। अंडरलाइन तो पहले आप क्या करेंगे कि भैया ये सबऑर्डिनेट है, आसानी से पता लगा लेंगे, लेकिन आपको ये पता ना लगाना है कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज तो हमें भी पता है, हम बता देंगे कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये बता दीजिए तो आपका 2 नंबर भैया पक्का। तो नाउन क्लॉज बिगिंस विद वर्ड्स, ये आपके सामने कुछ शब्द हैं जो मैंने लिख दिया है। हाउ है, दैट है, व्हाट है, व्हाटएवर है, व्हेन है, वेयर है, विच है, विचएवर है, हु है, हुम है और हुम एवर है। आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। A noun clause is a dependent clause that acts as a noun, noun की तरह याद रखेंगे। अब मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि नाउन क्लॉज कहां पाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो सबऑर्डिनेट नाउन की जगह पर, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही पाया जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और अपने दिमाग में रखेंगे, इसमें कुछ ऐसे
जाहिर सी बात है हम वहां पर सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज की, सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी कोई एग्जाम्पल्स ऐसा भी हो सकता है, यानी ये जो आपके कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं सब नाउन क्लॉज के, इसमें एक आध ऐसा हो सकता है कि वो एडजेक्टिव में भी पाया जाए। लेकिन जब वो एडजेक्टिव क्लॉज का हिस्सा बनेगा तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। अब ये पेन है, अब इस पेन के बारे में यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, यदि पेन के बारे में बात कर रहे हैं मैं तो इसको एडजेक्टिव ही बोलूंगा ना। आप ये बोल रहे हैं कि दिस इज द पेन विच इज रेड, ये वही पेन है जो लाल है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप इस पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, ये वही आदमी है जिसने मेरी तारीफ करी। अब आप किसके बारे में बात कर, किसी व्यक्ति के बारे में। तो जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताएंगे, आप उसके क्वालिटी के बारे में बताएंगे, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज में ही तो काउंट होगा। चलिए ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आपके सामने ये कीवर्ड्स है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। चूज अ गिफ्ट फॉर, यहां पर देखिए जाहिर सी बात है whomever से जुड़ा हुआ है, तो यहां से जो ये बना है ये सबऑर्डिनेट है। सबसे पहला काम तो ये है कि ये सबऑर्डिनेट है कि चूज अ गिफ्ट। अब ये इसने जैसे कैसे सवाल बनाऊंगा, मैंने एक सवाल बनाया, चूज अ गिफ्ट फॉर हर चूज अ गिफ्ट फॉर एनीवन। अब जरा गौर से सुनिए, इसमें क्या करना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है जिसका क्लॉज से कोई लेना देना, क्लॉजेस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा चूज अ गिफ्ट फॉर एनीवन, इसमें किसी के लिए आप कोई भी तोहफा ले लीजिए। इसमें से मैं ये एनीवन को मैंने रिप्लेस कर दिया। मैंने एनीवन क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन को रिप्लेस करना जो सीख गया वही आपका नाउन क्लॉज समझ सकता है। चूज अ गिफ्ट फॉर, इसके लिए यहां पर हमने कर दिया whomever you want, whomever you want। तो जाहिर सी बात है आपको क्या गिफ्ट करना, चूज अ गिफ्ट फॉर whomever you want। तो कहने का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति के लिए ही तो कह रहे हैं ना, प्रोनाउन को ही तो रिप्लेस किया, यहां पर से एनीवन को ही तो रिप्लेस किया है हमने। तो नाउन के जगह पर आए, प्रोनाउन के जगह पर आए, वो नॉन क्लोज ही कहलाएगा। दूसरा सेंटेंस, अभी बहुत सारे एग्जांपल है, 10 एग्जांपल होगा, कोई ना कोई दिमाग तक तो पहुंच ही जाएगा, समझे ना। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मशक्कत है, लेकिन जो दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील तो होना ही चाहिए। वॉट एवर ही सेड, अब इसमें मैंने सब्जेक्ट है, मैंने कहा कि इट वॉज ट्रू, इट वॉज ट्रू, ठीक है। इसमें से मेरे को खाली सब्जेक्ट रिप्लेस करना है। सब्जेक्ट रिप्लेस किससे कर दिया मैंने, व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड, जो उसने बोला वॉज ट्रू। तो इसमें व्हाट ही सेड वॉज ट्रू, ये आपका किससे जुड़ा है, वर्ड से। यानी हमें कुछ करना नहीं है, एक बार हमने ऑब्जेक्ट के जगह पर लगा के देख लिया। हमने आपको बताया नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर पाया जाएगा या तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इस बात को समझिए, जो सब्जेक्ट का स्थान हटा दे रहा है और अपने आप में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लेके आ जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट का स्थान हटा दे रहा है और वहां पर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ दे रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं। जैसे मैंने कहा टेल मी वेयर यू फाउंड दिस बैग ऑफ गोल्ड, जगह के बारे में बताना है, जगह के बारे में। माई बिलीफ दैट ही इज नॉट गिल्टी, मेरा विश्वास सब में आपको यही देखना है कि ये कुछ सेंटेंसेस सब्जेक्ट के स्थान पर सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है, कोई नाउन के जगह पर बना रहा है। यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस आपको मैं दिखाना चाहूंगा। चलिए सबसे पहले यहां पर आते हैं, चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। संजय's प्रॉब्लम वॉज, गौर से देखिएगा, संजय's प्रॉब्लम वॉज दैट he did not practice enough। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, आप समझिए मेरी बात को अभी,
मैंने कहा कि संजय's प्रॉब्लम वाज दैट ही डिड नॉट प्रैक्टिस एनफ। हमने आपसे पूछा कि सवाल है, क्वेश्चन है, व्हाट वाज संजय's प्रॉब्लम। हमने आपसे पूछ दिया एक सवाल कि व्हाट वाज संजय's प्रॉब्लम, संजय की समस्या क्या थी। तो आपका जो जवाब निकलेगा वो निकलेगा एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, दैट ही डिड नॉट प्रैक्टिस एनफ। तो आपको सवाल करके देखना है। अब आपका सेंटेंस मैं आपको दे सकता हूं, आप इसको यहां देखिए फिर से, संजय's प्रॉब्लम वाज दैट ही डिड नॉट प्रैक्टिस एनफ। तो देखिए इसमें ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट का स्थान था जिसने कवर कर रखा था क्या, दैट ही डिड नॉट प्रैक्टिस एनफ। तो ये याद। अब और एक चीज और है, जब आप नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज तीनों इकट्ठे पढ़ लेते हैं तो तुलना करने के दौरान आप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। फिलहाल आप एक बार एडजेक्टिव क्लॉज को देखिए, फिर उसके बाद आप तुलना करेंगे कि हाँ ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हाँ ये एडवर्ब क्लॉज है, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एडजेक्टिव क्लॉज जाहिर सी बात है विशेषण की बात कर रहा है। अब एडजेक्टिव का काम क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या होगा, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतला रहा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एडजेक्टिव क्लॉज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज। कल को यदि नहीं मिले एडजेक्टिव क्लॉज तो आप याद रखेंगे उसको रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। जाहिर सी बात है, पहले ही बात हो चुकी है कि डिपेंडेंट क्लॉज तो होना ही है। दैट वर्ड्स डिस्क्राइब अ नाउन इन अ सेंटेंस। वो सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करता है, और इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा, रहेगा तो सबऑर्डिनेट ही। ये कुछ शब्द हैं जो जिसे एडजेक्टिव क्लॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके सामने है। ये रिलेटिव, ये खास करके जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो किससे बिगिन करेगा, वो नीचे शब्द है। लेकिन यदि आपको याद है कि रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स यदि आपको याद है, रिलेटिव में से मैंने आपको पढ़ाया था कुछ, और कुछ रिलेटिव एडवर्ब है, उनसे यदि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करेगा। देखिए, द आर्टिकल विच शी रोट वॉज वेल सर्च। ये आर्टिकल के बारे में बात हो रहा है। जैसे मैंने कहा द आर्टिकल वॉज वेल रिसर्च्ड। आर्टिकल वॉज वेल रिसर्च्ड। आर्टिकल जो था वेल रिसर्च था। कौन सा आर्टिकल भाई, कौन सा आर्टिकल के बारे में आप बोल रहे हैं रिसर्च था। तो जवाब क्या निकलेगा, विच शी रोट वॉज वेल रिसर्च्ड। तो हम किसी आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी तारीफ क्या कर रहे हैं कि वो क्या था, वेल रिसर्च था। तो जब हम किसी नाउन की क्वालिटी को बता रहे होते हैं, प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहे होते हैं तो वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ये आई थैंक्ड अ मैन, मैंने एक व्यक्ति का क्या किया, धन्यवाद दिया। हु गेव मी डायरेक्शन, जिसने मुझे डायरेक्शन बताया। मैंने किस तरह के व्यक्ति को धन्यवाद किया उसके बारे में बता रहा हूं, जिसने मुझे डायरेक्शन बताया। जाहिद हैज अ फ्रेंड हुज ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। जाहिद का एक दोस्त है जिसका भाई कहां रहता है, अमेरिका में रहता है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा और अलग से, परिभाषा तो एग्जाम के हॉल में काम नहीं आता है। इसमें क्या है, अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट
और एक वर्ब। यानी जो आप अंडरलाइन कर रहे होंगे एडजेक्टिव क्लॉज के, उसमें एक सब्जेक्ट एक और एक वर्ब का होना जरूरी है। एक सेंटेंस लेते हैं, द लेडी who lives across the street, who lives across the street is my aunt. द लेडी हु, अब इसमें से मैं बोलूंगा कि आप मुझे प्रिंसिपल क्लॉज को अंडरलाइन कीजिएगा, मैं माफ कीजिएगा, मैं यदि मैं बोलूं कि आप इसको गौर सुनिए, यदि मैं इसमें बोलूं कि आप मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करो, बाकी बाकी छोड़ दो, क्योंकि हमने यहां से यहां तक हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, ये हमारा हो गया, जितना मैंने बॉक्स में लिखा है, ये बॉक्स में जो लिखा है वो हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको दो भागों में बांटेंगे तो दो भाग में क्या बनेगा, द लेडी इज माई आंट, द लेडी इज माई आंट, ये बन गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। द लेडी इज माई आंट क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और उसके बीच में जो लिखा है हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, वो हमेशा मेरा क्या हो गया, वो मेरा सबऑर्डिनेट हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, किस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट के एकदम लास्ट में रहती है। मैं किसी खास के बारे में बता रहा हूं, आंट के बारे में बता रहा हूं, मैं अपनी आंटी के बारे में बता रहा हूं, जो कहां रहती है, वो गली के एकदम कॉर्नर पे रहती है, तो इसको ब्रेक किया जाता है। द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन। अब देखिए, इसको मैं बोलूंगा कि आप मुझे, एक सेंटेंस लिया मैंने, द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन, इसको मैं अलग करूं तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा, द चेयर इज माइन, द चेयर इज माइन, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। विच हैज अ ब्रोकन लेग, विच हैज अ ब्रोकन लेग जो है वो क्या हो गया, इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब सवाल ये है कि सबऑर्डिनेट तो ठीक है, विच से तो पता चल ही जाता है सबऑर्डिनेट है, अब ये पता लगाना है कि वो नाउन है या एडजेक्टिव है। अब जाहिर सी बात है कि मैं, चेयर तो मेरा है, लेकिन उस चेयर की खासियत क्या है भाई, वो टूटा हुआ है, ब्रोकन लेग है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होने के साथ साथ एडजेक्टिव क्लॉज में काउंट किया जाएगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज को आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसमें साफ साफ नाउन के बारे में चर्चा कर रहा होता है, नाउन के बारे में मॉडिफाई कर रहा, तो वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। आंटी है, लंदन में रहती है, दोस्त है, विदेश में रहता है, चेयर है, टूटा हुआ है, मोबाइल है, काला है, पानी है, ठंडा है, दूध है, गर्म है, तो वो क्या कर रहा होगा, हर सेंटेंस में एक पार्ट में नाउन का जिक्र हो रहा होगा, उस नाउन के बारे में अंदर में कुछ ना कुछ बताया जा रहा होगा। ये मोबाइल है, बहुत एडवांस है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव में बोल दिया उसका। तो इसमें साफ साफ पता चल जाता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में उसका नाउन मौजूद रहता है और उसी नाउन का बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसके बारे में ही चर्चा कर रहा होता है, तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। सबऑर्डिनेट तो आप पहले पकड़ ही लेंगे, अभी चलते हैं, थोड़ी देर के बाद अभी मिलेंगे हम लोग, पहले ये देख लेते हैं, एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, जाहिर सी बात है यार, एडवर्ब क्लॉज की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबऑर्डिनेट की ही तो बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो डिपेंडेंट तो होगा ही होगा। अब जाहिर सी बात है, यदि डिपेंडेंट है और एडवर्ब है तो किसकी तरह काम करेगा भैया, किसकी तरह काम करवाना है आपको, एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, यानी उसके प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होगा, वर्ब मौजूद होगा, और उसी वर्ब के बारे में, सर बहुत टफ है, हाँ टफ तो है, कहने का तात्पर्य है कि एडवर्ब क्लॉज जो होता है उसको क्या करेगा, किसी वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करेगा, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, या फिर किसी अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा। अब यहां पर थोड़ा वर्ब की जानकारी का होना बहुत जरूरी है, एडवर्ब की जानकारी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए यदि कुछ दिक्कत होता हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए,
कुछ लोग शायद इसको पहली बार पढ़ रहे हो, पेपरों में ही देखा हो। बहुत कम लोग क्लॉजेज में इसका फोकस करते हैं, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, समझे ना। अभी तो ये है, कल को और भी कुछ एडवांस चैप्टर्स हैं जो इंग्लिश में जोड़े हुए हैं पेपर में, उसको ही पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। आप समझ लीजिए, यदि रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। जो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है वो बहुत ज्यादा लोग उसकी वैल्यू नहीं देते। चलिए, आप जितना दिमाग लगाना है लगाइए, बाकी आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो एडवर्ब का मतलब ये होता है कि भैया वो वर्ब की विशेषता, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, और साथ साथ में अपने आप के एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करके दे सकता है। अब इसके लिए भी कुछ कंजक्शन है जो कब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कब के लिए यानी जो जो शब्द हैं वो कौन है? आफ्टर, 2 घंटा बाद, कब? 2 घंटा बाद। जब, अंटिल, जब तक। अभी के अभी, जल्दी, बिफोर, वंस, while, as soon as, whenever, by the time। ये सारे जो मैंने लिखे हैं एक ग्रुप में लिखा है। इसको याद रखने का ये तरीका है कि आप जब कोई सेंटेंस में कोई कंजक्शन है और वो कब को संबोधित कर रहा है, टाइम को संबोधित कर रहा है, तो वो अपने आप कौन कौन सा है? 2 घंटे बाद मिलना, कब मिलना? 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद मिलना, कब मिलना? 2 घंटे बाद मिलना। तो के बाद और के पहले। 2 घंटे तक बात करेंगे भैया, तो तक के लिए अंटिल आ गया। जब कभी आओ, कब आओगे? जब कभी आओगे। समय से पहले आना, कब आना जी? समय से पहले आना। तो कब से निकलने वाले जो कंजक्शंस हैं वो किसके लिस्ट में आ जाते हैं? एडवर्ब के लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये इसको मैंने एक ग्रुप में कर दिया है कि इसको अलग अलग एक साथ ना लिख के अलग अलग किया ताकि याद आ जाए, है ना। 1 घंटे के दौरान, 2 घंटे के दौरान, क्लास के दौरान, कब? क्लास के दौरान। कब? घूमने के दौरान। कब? तो कब से जो साउंड निकल रहा होता है। और जैसे जब कभी कैसे, इफ हो या वेदर और नॉट हो, प्रोवाइडेड हो, इन केस हो, अनलेस हो, इवन इफ हो, ये सब एडवर्ब क्लॉज में काउंट आते हैं। क्यों से संबंधित हो, क्यों? बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, इन ऑर्डर दैट, ये सारे शब्द जो हैं वो किस में आते हैं? एडवर्ब। यानी ये तो क्लियर, ये सारे के सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए होते हैं, लेकिन ये जो सब अलग देख रहे हैं ये आपके एडवर्ब का अपना है। जो भी जितने भी हैं, बिकॉज है, एज है, सिंस है, सो है, इन ऑर्डर दैट है, अनलेस है, अंटिल है, इफ है, वेदर और नॉट है, प्रोवाइडेड है, इन केस है, ये ज्यादातर जितने भी कंजक्शंस होते हैं वो एडवर्ब के लिस्ट में काउंट किए जाते हैं। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा था वेदर और वेदर यू लाइक और नॉट, यू हैव टू गो। देख रहे हैं, आपको पसंद हो या ना हो, वर्ब की बात कर रहा है, तो जो वर्ब को आगे डिस्क्राइब करेगा वही एडवर्ब कहलाएगा। अभी मैंने कहा, यहां देखिए, चाहत मतलब वर्ब, एडजेक्टिव, नहीं रास्ता। आई डाई, मैं मरता हूं ताकि इंडिया जी सके, तो देखिए ये वर्ब के बारे में बता रहा है। इफ यू मेक अ प्रॉमिस, यदि आप वादा करते हैं, वादा करना, तो आप उसे पूरा कीजिए, उसे पूरा करना। वट एवर हैपेंस, कुछ भी हो, वट एवर हैपेंस, कीप काम, शांत रहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो क्रिया को डिस्क्राइब करके दे रहा है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक थोड़ा स्क्रीन पर। मैंने कहा, इफ यू पे योर बिल्स ऑन टाइम, इफ यू पे योर बिल्स ऑन टाइम। देखिए, इफ यू, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो इफ से भी पता चल जाता है, इफ जो है वो सबऑर्डिनेट का है और एडवर्ब के केस में इस्तेमाल किया जाता है। इफ यू पे योर बिल्स ऑन टाइम यू कैन हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर्स। आप समझिए इस बात को कि यदि आप समय पर बिल पे कर देते हैं, तो पे करना वर्ब, वर्ब को जो डिस्क्राइब करेगा, उस वर्ब से क्या मिलेगा? यू कैन हैव अ गुड क्रेडिट, आपको क्या मिलेगा? एक अच्छा क्रेडिट मिलेगा। तो ये वर्ब को पूरा कीजिए और आपका वहां पर, यदि इफ यू प्ले, इफ ही मीट्स मी, आई विल टॉक टू हिम, तो यदि वो मुझसे मिलेगा, काम की बात कर रहा है, तो वर्ब की विशेषता को बतलाने वाले को हम लोग एडवर्ब क्लॉज में काउंट करते हैं। और एक एग्जांपल देखेंगे, माय सिस्टर
when she is angry, when my sister when she is angry will turn red. Will red in the face. अब आप इसको समझिए, मतलब मेरी सिस्टर है वो क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी जब वो किस में होगी, गुस्से में होगी, जब वह गुस्से में होगी, जब वह गुस्से में होगी। देखिए यहां एडजेक्टिव है, एंग्री क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो जब वो गुस्से में है तो उसका चेहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो यहां पर वो किसकी विशेषता बतला रहा है, वो एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, समझे ना। और देखिए एग्जाम्पल है, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। एज यू सो, एज यू सो so shall you reap। तो देखिए जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, बोना और काटना, बोना और काटना। तो यहां आपको यह देखना है कि सबसे पहला काम तो है कि आप प्रिंसिपल क्लॉज पहचाने, छोटा सा डिस्क्रिप्शन में ओरल में बता रहा हूं मैं। पहले प्रिंसिपल क्लॉज जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उससे किसी से मतलब नहीं है। तमाम जो हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं, मोडाल्स पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, वो सब के सब आपके प्रिंसिपल क्लॉज में काउंट होगा। दूसरा, यदि हम कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही होता है, बस फर्क ये हो जाता है कि वो दो प्रिंसिपल या दो से अधिक प्रिंसिपल को आपस में जोड़ता है, और उसे जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ना है उसे, इसीलिए उसके कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने बताए, जैसे फैनबॉस का फुल फॉर्म कर लीजिएगा, एज वेल एज है, बोथ बोथ और एंड है, देयरफॉर है, स्टिल है, अदरवाइज है, नेवरदलेस है, ये सब आपके किस में काउंट आते हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज में काउंट आते हैं। बात अब करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो किसी पे निर्भर करता है, चाहे वो प्रिंसिपल पे करे या वो कोऑर्डिनेट पे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के होते हैं। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज कहने का मतलब है कि वो नॉन की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी वो सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा होगा या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा होगा। आपको कुछ करना नहीं है, नाउन रिप्लेस करना है, आपको उसके नाउन और प्रोनाउन को रिप्लेस करके देखना है, उसके सब्जेक्ट को रिप्लेस करके देखना है, और ये देखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है नहीं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो पाया जाता है वही नाउन क्लॉज कहलाता है। रही बात एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव में क्या खासियत होगी कि जो उसका प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें एक नाउन का जिक्र होगा, और उसी नाउन का डिस्क्रिप्शन या उसका डिस्क्राइब जो है वो आपको करके देगा। जैसे मैंने कहा था ना कि द लेडी हु लिव्स इन दिस स्ट्रीट इज माय आंट, तो लेडी इज माय आंट तो हमने बता दिया, लेडी एक हमारा नाउन है, लेकिन अब वो लेडी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो वहां रहती है, फलाना जगह रहती है, ढिमकाना, वो सब क्या है, सब आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं, एडवर्ब क्लॉज में वो वर्ब की विशेषता बतला रहा होगा, एडजेक्टिव का विशेषता बतला रहा होगा, यानी ये कहां पा रहा होगा एडवर्ब, उसके क्लॉज में, उसके प्रिंसिपल क्लॉज में एक जरूर वर्ब होगा, और उसी वर्ब का डिस्क्रिप्शन कहां मिल रहा होगा, आपके सबऑर्डिनेट में। जैसे मैं आई डाई, देखिए ये मरना, जीना, प्रॉमिस करना, पूरा करना, कुछ भी होना, शांत रहना, जैसा बोना वैसा काटना, मिलेगा तो बात करना, तो ये सब क्या है, सब इतना तो साफ पता चल रहा है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन इसमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये एडवर्ब क्लॉज है या नहीं है। अब इससे संबंधित एक चैप्टर और रह जाता है, वो है आपका सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। तो कल के क्लास में हम लोग इसी से जुड़े हुए सवाल है वो इसी का दूसरा पार्ट है, उसमें भी क्लॉजेस का इस्तेमाल होता है। तो कल वो 20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, आपके लिए 40 क्वेश्चंस निकाले जाएंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में, डीएसएसबी में, यूपी टेट में, रीट के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे होगा,
और आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप आराम से जवाब दीजिएगा। यदि आप 50% का भी जवाब दे पा रहे हैं तो यानी आपने 1 घंटा पढ़ा है तो काफी है। धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा ऑडियो देख रहे हैं, कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ फिजिकली नेकेड आईज से भी पढ़ेंगे तो भी कुछ मिलता है। सब कुछ ऑनलाइन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो बुक्स का सहारा लीजिएगा। कोई एग्जाम्पल है तो जरूर पूछताछ कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए देखिए इतना ही काफी रहेगा। कल हम लोग इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट से मिलेंगे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होगा, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग सब मिलते हैं 5 बजे सेम टाइम पर सेम चैप्टर के साथ। लेकिन क्वेश्चंस आपके सामने होंगे इसलिए इस वीडियोस को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं कल जब सवाल पूछूं तो कम से कम आप यू शुड बी वेरी फ्री और enjoyable to ask something, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।